और जाने इश्कम किस नंबर 33। राइटर अरीज शाह। वहाँ अंदर क्या बकवास करके आई है, तुम ज़रा यहाँ मेरे सामने करना। वो गुस्से से दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल होता उसके सर पर सवार हो चुका था। आप मेरे कमरे में इस तरह से बिना इजाज़त नहीं आ सकते। उसे अपने पीछे देखकर अनाया ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए उसे बताया था, तुम्हारा कमरा। वो तनज़िया अंदाज में मुस्कुराया, जबकि अनाया उसकी मुस्कुराहट पर ताप गई थी। इस कमरे को अपना कमरा कहने का अगर इतना ही शौक है तो इस कमरे के मालिक को पहले अपना शुआ मान लो। ये मेरा एहसान है कि यहाँ आने के बाद मैं अपना कमरा छोड़कर अपने भाई के कमरे में रह रहा हूँ, ताकि तुम्हारी रूटीन ख़राब ना हो। लेकिन नहीं, तुमने तो वही करना है जो तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग सोचता है। सोचती रहो जो सोचना है। मेरी तुम्हारी हर सोच को तस्लीम करूँगा, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब अगर दादा जान तुमसे रुश्त के बारे में पूछें तो इनकार करने की गलती मत करना, और ये घर छोड़ना तो दूर की बात। तुम इस कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो लम्हे में ही उसे अपनी बात समझा गया था। उसकी ज़बान से ज़्यादा आंखें बोलती थीं। उसकी नज़रों की धमकी पर अनाया दो कदम पीछे हटी थी। आप मुझ पर किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। क्यों? कोई भी इस मामले में मुझ पर ज़बरदस्ती करने का कोई हक नहीं रखता। मैंने कह दिया कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से जाना है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप याद रखिएगा। और अब आप चले जाइए यहाँ से। आपको आपका कमरा खाली मिल जाएगा, फिर जहाँ चाहिए रहिएगा। वो अब भी अपनी बात से पीछे न हटी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ लड़की? एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और अब जब दादा जान तुमसे रुख्सती की बात करेंगे, क्यों क्यों नहीं जाओगे? मैं बताएं मुझे, ताकि आप मुझसे बदला ले सके। सब पता है मुझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये रुख्सती वाला शोशा आपने इसलिए छोड़े ताकि आप अपनी बेइज्जती का इंतकाम मुझसे ले सके। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। ना तो आप इतने अच्छे और ना ही मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि 4 साल के बाद अचानक आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी जाग जाएगी और आप मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे सब पता है आप ये शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मुझे मेरी गलती की सज़ा दे सकें। इसलिए कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद शनावर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। और अगले ही लम्हे वो उसकी कमर में बाजू हैल करता उसे अपनी तरफ खींचता अपने साथ लगा चुका था। उसकी अचानक उफ्ताद पर अनाया मचल उठी थी। उसकी बाहों से निकलने की मजामत करने लगी, लेकिन कहाँ वो तान बान सी लड़की और कहाँ वो भरपूर वजही मर्द। उसके नज़दीक तो यह मज़ाहमतें शायद उसके लिए एंटरटेनमेंट थी। बस बस डालने से ज़रा एहतजाज मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। वो उसकी कमर को ज़रा सा झटका देता अपने मज़ीद करीब करता। उसके चेहरे पर झुका बात कर रहा था। अगर वो मज़ीद झुकता तो यकीनन उसके लब उसके होंठों से टकराते। क्या कह रही थी तुम? मैं ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा हूँ तो हाँ, जाने मन बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया तुमने। शरावर शाह कभी अपना इंतकाम अधूरा नहीं छोड़ता। वो अचानक उसका चेहरा अपनी मुट्ठी की कैद में ले चुका था। बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, बहुत अच्छे से अपने शोर को समझ गई। हाँ, यही वजह है इसलिए मैं तुमसे शादी करूँ, वरना तुम में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुम पर फिदा हो जाऊँ। यहाँ आने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आपने इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ की, बस ये सोच के इस बात को इग्नोर करने की कि तुम तो बच्ची थी ना समझ थी। लेकिन मैं नहीं इग्नोर कर पाया। कैसे इग्नोर करता? तुम्हारी सोच, तुम्हारे इल्ज़ाम, तुम्हारी बातें बच्चों वाली नहीं थी। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, मैंने तुम्हारे साथ रैप किया। हाँ, यही कहा था ना तुमने। अपने अल्फाज याद है ना तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं जान, तुम्हें अब पता चलेगा डाले कि रैप करना किसे कहते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी ज़ात के चितरे उड़ा दोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा इतनी आसानी से? नो न्यू नेवर। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत सारी दलीलें दी हैं। उसने कहा है कि तुम्हारे साथ यहाँ बहुत जुल्म हुआ है। इन 4 सालों में तुमने भी सुकून का एक लम्हा नहीं देखा। लेकिन ये बेसुकूनी मेरी दी हुई तो नहीं थी। जुल्म मैंने तो नहीं किया, मैं तो अपना बदला अब लूँगा। क्या सोचा था तुमने कि तुम कहोगे कि मुझे मुआफ़ कर दो तो मैं कहूँगा कि जाओ अनाया, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक मुआफ़ नहीं करूँगा। शनावर शाह अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। जिन बातों का मतलब तुम्हें तब पता थे नहीं था ना,
वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा, और जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए तुम ना तो इस घर से ना जा सकती हो और ना ही मुझसे तलाक ले सकती हो। तुम्हारी ज़िंदगी ना हराम कर दी तुम, मेरा नाम शरावर शाह नहीं। वो कहकर उसके लबों को अपने लबों में कैद करता अपनी नफरत की मुहर इस्तेकाक से लगा गया था। उसे छोड़कर वो लंबे लंबे डाक भरता कमरे से निकल गया था जब कनाया वहीं बेड पर बैठ गई थी। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ था। वो जानती थी शनावर इतनी जल्दी अपने पुराने हिसाब छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसकी इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर दे। उसका दिल चाह के वो फूट फूट कर रोए, और फिर उसने अपने दिल के कहे पर अमल भी किया था। बस कर दो अनाया बेटा, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। जब हमने कह दिया कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती तो बार बार एक ही बात करने का क्या मकसद है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच रही है। यहाँ जगह जगह भेड़िए ताक लगाए बैठे अकेली लड़की की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। शिनावर और शादी के लिए जल्दबाजी कर रहा है। वो तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं रुखसती से पहले ये शर्त रखूंगा कि वो हवेली से बाहर ना जाए। मतलब वो वापस ना जाए, हम लोगों के साथ इसी हवेली में रहे। मुमकिन है कि वो मेरी बात मान जाए, लेकिन तुम भी अपनी जिद छोड़ो। हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और बेटा ये सब कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम्हारी रुखसती कभी ना कभी तो होना ही थी, और हम मनाते हैं कि शनावर थोड़ी जल्दबाजी कर, लेकिन फ़िलहाल हम उसकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो गए। हमने 4 साल अपने घर को टूटे बिखरे देखा है। अब हमें इतनी हिम्मत नहीं अनाया। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हमारे पास रहें। हम शायद मुकर्रम को कभी इस घर में वापस न आने दें, लेकिन मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया है। हमारी ज़िंदगी के और कितने दिन रह गए हम नहीं जानते। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे घर ना बिखरे। हम जानते हैं कि मुकर्रम को वापस इस घर में लाकर हमने तुम्हें तकलीफ पहुँच, लेकिन हम इस घर को टूटते देख खुद भी इतने सालों से तकलीफ में थे। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं अनाया। हमने अपने घर को बड़ी मुश्किल से वापस जोड़ने की कोशिश की है। उसे मत तोड़ो। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रही तो शनावर फिर वापस लौट जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। वो उसी शर्त पर हवेली वापस आया। वो उसके सामने हाथ जोड़े हुए थे और उससे ज़्यादा बर्दाश्त करना अनाया के बस से बाहर था। दादा जान प्लीज़ आप ऐसा ना करें। मैं आपके हर फैसला का एहतराम करती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला करना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो उनके हाथ पर बोस रही थी, उनके सीने से लाग गई थी। उन लोगों ने उसे बहुत मोहब्बत दी थी। वो उस शख्स के डर से अपने रिश्ते खो नहीं सकती थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था वो आदमी उसके साथ क्या करता है, लेकिन वो अपने रिश्तों से मुंह नहीं फेर सकती थी। नया रुश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। ये खबर उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी। क्या बात है शनावर साहब, एक ही मुलाकात में दुल्हन को मना लिया था। खैर ऐसा भी क्या कहा तुमने। उससे कहा। वो रुश्ते के लिए तैयार हो गई। जरावर उसके सर पर उस पर सवार हुआ था। हमारा जादू चलता है जरावर शाह, तुम नहीं समझोगे। हमने हज़ारों पर अपना जादू चलाया। अब तुम सामने बेबी है। वैसे मैं इस सदी का वो पहला दूल्हा हूँगा जो रुखसती लेकर अपने भाई के कमरे से अपने कमरे में जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए उसे खुशखबरी सुनाई थी, जिस पर जरावर भी दिल खुशी से मुस्कुराया। और मैं तेरा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे रोमांस की तो वाट ही कर रखी है तूने। उसका चेहरा अपने दोनों में हाथ था में वो उसके सामने अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। बकवास बांध कर रोज़ सुबह मैं जागने के लिए जाता हूँ ताकि तेरा और भाभी का रोमांटिक मूवमेंट ख़राब ना हो। फिर भी एहसान फरामोश ही रहकर बेगैरत इंसान। वो अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए उसे घूर कर बोला था, और फिर बेड से उठकर खिड़की के पास आ गया। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना जरावर के बस से बाहर था। तू खुश है ना जरावर उसके पीछे आया था। पेपर पर लिख कर दूँ क्या। तू अपनी बहन से पूछ के क्या वो खुश है कि नहीं। वो मज़े से जवाब देता बाहर देखने लगा। उसका ध्यान बाहर लान में बैठे मुकर्रम और अमरीश की तरफ था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए खेल खिला रहे थे। कितना खूबसूरत और मुकम्मल कपल था उनका। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लगते थे। उस घर में ना सारी जोड़ियाँ मेरी वजह से बनी हुई हैं, जैसे तेरी और जरशे की, इन दोनों की, और अब आपने भी मैं खुद बना रहा हूँ। लगता है अब्दुल्ला के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। वो शायद टॉपिक चेंज करना चाहता था। अभी तक तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, वो जताते हुए बोला। अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये दादा जान इलेक्शन से पहले तुम्हारा रिश्ता मांगने जरशे के घर क्यों जा रहे हैं। उसने अचानक धमाका किया था, जिस पर पूरी आंखें खोल उसे देखने के क्या मतलब। तूने दादा जान को बता दिया। वो झटका खाकर उसके सामने आया था। बस कर यार, ज़्यादा मुंह ना खोल, मक्खी घुस जाएगी। बस यही बताया कि तू उसे पसंद करता है
उससे शादी करना चाहता है। निकाह वाला राज अभी तक राज ही है और ये बात दादा जान को फिलहाल बताने की ज़रूरत नहीं है। मुकरश के वलीमे की तैयारी की जा रही है और दादा जान शायद तुम्हारी मांगनी के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ भाई का फ़र्ज निभाते हुए दादा जान को बता दिया कि तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि दादा जान के सामने अपनी पसंद का इजहार कर सके। तो ये काम मैंने किया, जिस पर दादा जान ने मुझे शाबाशी भी दी थी कि आखिरकार उसके नालायक पोते के दिल की बात किसी तरह उनके कानों में पहुंची। तू ग्रेट है मेरे भाई, उसका मतलब है कि अब तेरी रुखसती के साथ साथ मुकरश का वलीमा होगा और मेरी रुखसती के साथ कुछ भी नहीं होगा। पहले सारे फंक्शन हो गए, मायो मेहंदी, शादी, रुखसती, फिर वलीमा। मेरी शादी का प्रोसेस लंबा है, वो क्या है ना, मैं सब चीज़ से गुजर चुका हूं, लेकिन मेरी बीवी के दिल में भी कुछ अरमान है जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरी बीवी को दुल्हन बनने का भरपूर मौका मिलेगा, इसलिए मेरी शादी अगले हफ्ते ही है। फिलहाल तो सिर्फ मुकरश के वलीमे की तैयारियां चल रही हैं और मैं अकेले दूल्हा क्यों बनूं। उसने मुस्कुराकर बड़े मज़े से बात मुकम्मल बताए थे, जिसमें वो खुश हो गया था। मतलब कि वो अनाया के बारे में सोच रहा था, उसके जज्बात को समझ रहा था और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अकेले दूल्हा बनने वाली बात समझ ना आई कि मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मुझे दर्द होगा और जिस काम में दर्द होना है वो काम नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी अपनी नाक में सुराख नहीं करवाऊंगी। वो फ़ौरन इनकार कर चुकी थी। ठीक है यार, तुम्हारी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। वो तो बस चाचू जान ने मुझे इफ़रा चाची की नाथ दे दी थी और कहा था कि वो तुम्हें पहनानी है वलीमे वाले दिन, अगर तुम्हें नहीं पहनी तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। वो फ़ौरन उसकी बात को मान गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इतने दिनों से वो उसकी हर बात को मान रही थी। क्या मेरी मामा की है ये? आपके पास है, दिखाएं मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। वो हाथ जोड़ने लगी थी जैसे उसने कहीं छुपा कर रखी हो तो उसे मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हें ये ऐसा नहीं दिखा सकती, मैं ये चाचू को वापस करूँगा। ये कहकर तुम उसको पहनने में इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर उनसे मांग कर देख लेना, मैं उनकी अमानत को उनके हवाले करूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से दिया वो तो तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप करवा लीजिए। मेरी नाक में सुराख, चले अभी करवाते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलिए, कहाँ चलना है? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो खुद ही चादर खोलकर उसे दिखाने लगी, जबकि मुकरश मुस्कुराकर उठ गया था। हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी के साथ वो उसे बाहर आने का इशारा करता, उसके साथ किसी ज्वेलर की दुकान पर जाने का इरादा रखता था। वैसे तो यहाँ बहुत लोग थे ये काम करने वाले, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को ज़्यादा तकलीफ हो। ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? वो उसके साथ साथ चलती उससे पूछ रही थी। बिल्कुल नहीं होगा डार्लिंग, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उसने तुम्हें दर्द लगाया तो रख कर कान के नीचे लगाऊंगा। वो उसे रिलैक्स करते हुए बोला, आपकी बाकी तीन बीवियों के नाक में चिंत है, उसने चलते चलते पूछा था, जबकि वो बिना कुछ भी बोले मुस्कुरा रही थे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इस वक्त? पता भी क्या है, कल वलीमा है और तुम लोग बाहर जा रहे हो। बाबा जान उन्हें घर से बाहर निकलते देख लिया तो पूछे भी ना रस गए। वो बाबा जान, मैं इसकी नाक छिंदवाने जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाए। वो उन्हें जवाब देता बाहर निकला था, जबकि बाबा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सामने खड़े दादा जान भी मुस्कुरा रहे थे। बेचारे अनायास समझती कि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी तो हम भी उसे कदा ताल्लुक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम अपनी पोती को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी गलत फहमी को दूर करके उसे अपना बना लगे। अरे ताई अम्मी अंदर आ जाए ना, उसने पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने के लिए कहा था। वो कभी उसके कमरे में नहीं थी, आज पहली बार उसने उन्हें यहाँ देखा था। 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बहुत देर से ताई अम्मी शर्मिंदगी की वजह से कभी उससे मिलने नहीं आई थी। एक वक्त था जब इन दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब खत्म हो गया, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो नहीं कि बेटे ने किया था और उन्हें इस बात का एहसास था। वो जानती थी कि जो भी हुआ है इसमें उनके अपने बेटे की गलती है, इसलिए वो शर्मिंदगी की वजह से भी कभी उससे मुखातिब ना कर सकी थी। बेटा, ये तुम्हारी शादी के जोड़े अगले हफ्ते से रसूमात शुरू हो जाएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हें ये सब कुछ देकर आ जाती हूँ। ये सब शनावर ने मंगवाए हैं। कैसे हैं मैं नहीं जानती, आजकल के लड़के कहाँ देखते हैं ये सब कुछ। मैं तो कहती थी कि खुद जगह तुम्हारे लिए जोड़े बनवाओगे, लेकिन उसने ऑनलाइन ऑर्डर किए और जो उसको पसंद है उसने वही मंगवाया। अब तुम देख लो कि तुम्हें पसंद है या नहीं। अगर ना भी पसंद हो तो भी शनावर का दिल रखने के लिए हाँ कह देना, क्योंकि उसने कहा है कि तुम ये सारे ड्रेस पहनने वाली, क्योंकि ये सब उसको पसंद है। वो उसे देखती उस सारे ड्रेसेस मुलाजमा से बेड पर बिछाने के लिए कहने लगी। उसमें कोई शक नहीं था कि वो सारे जोड़े बेहद खूबसूरत और महंगे थे। शनावर के पसंद वाकई दाद देने के काबिल थी, लेकिन ये इतनी सारी ड्रेसेस क्यों मंगवाई गई थी?
ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। ताई अम्मी सिर्फ मुकर्रिश भाई का वलीमा है, इस पर मैं इतने सारे जोड़े तो नहीं पहनूंगी, और ये सुर्ख जोड़ा शायद रुश्ती के लिए मंगवाया गया होगा। वो सारे कपड़ों को देखती हैरान और थी। अरे नहीं मेरी जान, ये सारे कपड़े तुम्हारी शादी के सिलसिले में मंगवाए गए हैं। ये ऑरेंज वाली फ्रॉक तुम्हें मायों में बिठाने के लिए, और ये ग्रीन मेहंदी के लिए, ये सिर्फ सुर्ख जब तुम दुल्हन बनोगी, और ये पर्पल वलीमे वाले दिन के लिए। शिनावर औरतों के जज्बात के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो जानता है कि एक लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं दुल्हन बनने के लिए, और तुम्हें तो ये सब कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मेरे शिनावर ने कहा कि तुम्हारी सारी रस्म अदा की जाएगी। ये शिनावर, ये शादी कोई जल्दबाजी में नहीं होगी, बल्कि धूमधाम से सारी रस्म अदा करके वो तुम्हें घोड़ी पर रुखसत करवाने आएगा। ये हवेली की सबसे बड़ी शादी होगी, तुम्हें याद है? तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था कि तुम उसी के साथ रुखसत होकर जाओगी जो सफ़ेद घोड़ी पर तुम्हें लेने आएगा। तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा शहजादा तुम्हें सफ़ेद घोड़ी पर ही रुखसत करवाने आएगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान है। बहुत कुछ फेस किया है तुमने, वो भी मेरे बेटे की वजह से। मेरे बेटे ने तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। सब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को मुआफ़ कर देना। मुकर्रम ने तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से ख़राब की, कि मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भर देगा। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी तो अनाया ने फ़ौरन उनके हाथ थामने। पहले दादा जन और अब ताई अम्मी, हर कोई उसके लिए इम्तिहानात में इजाफा कर रहा था। वो किसी को भी शिनावर की हकीकत बता ही नहीं पा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर बताए कि जिसके लिए वो सब इतने खुश हो रहे हैं वो एक प्लान है उसे हराने का, उसे ज़िंदगी से बेजार करने का। वो अपनी नफरत का इजहार करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो सिर्फ बदले के लिए उस हद तक जा रहा है, वरना उससे उसे कोई मतलब नहीं। वो उससे बेइंतहा नफरत करता है, और अपनी नफरत का ही रूप उसे इस अंदाज में दिखा रहा है कि सब उसे सही समझ रहे हैं। वो बेबसी से उनके हाथ में बैठी थी जब तयम्मी ने उसे थामकर अपने सीने से लगा लिया। हर गुजरते दिन के साथ वो बेबसी के इंतहा पर जा रही थी, और वो इंसान उसे उसकी गलती की सजा देने के लिए बेचैन था। उसे कोई मतलब ना था कि उसका जहन उस शादी के लिए किस तरह से तैयार किया गया। उसे कोई मतलब ना था कि उसे किस तरह से मजबूर किया गया। वो बस अपना इंतकाम लेना चाहता था। दर्द तो नहीं हुआ मेरी जान, दिखाओ मुझे। उसका चेहरा था, मैं उसके कंधे पे हाथ रखता। वो उसे अपने हिसार में लिए हुए था, जबकि इतने लोगों की मौजूदगी में मुकर्रश का ये अंदाज उसे शर्मिंदा किए जा रहा था। मुकर्रश, कुछ नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं, अब छोड़ दीजिए, लोग क्या समझ रहे होंगे। उसने उसे समझाने के लिए बेहद कम आवाज़ में कहा था। भाड़ में जाएं लोग, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम दिखाओ मुझे, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसके गाल पर रखते हुए बेबाकी का मुजाहरा करता उसे शर्मिंदा कर गया था। मुकर्रश, क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं? वो फ़ौरन उसके हिसार से बाहर निकली थी। नहीं हो रहा मुझे दर्द, बस थोड़ा सा हुआ था जब उसने शुरू किया था, फिर उसके बाद दर्द नहीं हुआ। और आप ये बताएं कि ये नथ कैसी लग रही है? मुझ पर बिल्कुल मामा की तरह लग रही हूँ। मैंने तो अन को देखा था। आपको तो याद ही होगा कि मामा कैसे दिख रही थी। अनैश उसे देखते एक्साइटमेंट से पूछने लगी। तो मुकर्रश मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम बिल्कुल चाची जैसी लग रही हो, उसमें कोई शक नहीं कि चाची बेहद खूबसूरत थी, और तुम भी उन्हीं के जैसे दिखती हो, बहु उनके जैसी। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था, जबकि वो भी खुश हो गई थी। किसी भी बेटी के लिए ये अल्फाज ही काफ़ी होते हैं कि वो अपनी माँ की तरह दिखती है। साहब जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मेरी बेटी आपके ख़ानदान की बहू बने। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं आपकी बात का क्या जवाब दूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े ख़ानदान से मेरी बच्ची के लिए रिश्ता आ गया। मैं तो आपके कदमों की धूल बराबर नहीं हूँ, और आप लोग मुझे अपने रिश्तेदारों में शामिल कर रहे हैं। मैं तो सारी ज़िंदगी आपके एहसानात नहीं चुका सका, और आपके इस एहसान का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मेरी बेटी आपके ख़ानदान की बहू बनेगी। मैंने तो कभी वह में गुमान में भी ये ख्याल ना आया था। वो जो अचानक दादा जान और उनके तीनों बेटों को अपने घर देकर परेशान हो गए थे, उनकी खिदमत करने लगे। लेकिन दादा जान ने जब अचानक ही जरशे का हाथ जरावर के लिए मांगा, तो वो जैसे अपने समातों पर यकीन ही न कर सके कि वो लोग उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे। ये बात कोई इतनी छोटी सी तो ना थी कि वो फ़ौरन यकीन कर, लेकिन ये हकीकत थी। तीनों वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो वहीं मुज़फ़्फ़र शाह का सबसे बड़ा बेटा चेहरे पर थोड़ी परेशानी लिए हुए था। शहर इतने बड़े ख़ानदान का रिश्ता इतने छोटे से ख़ानदान से जोड़ते हुए वो परेशान था। सोचा तो दादा जान ने भी नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, लेकिन शिनावर ने कह दिया कि वो चाहता है कि उसकी शादी के साथ साथ ही ज़रावर की भी शादी। वो अकेले दूल्हा नहीं बनना चाहता।
इन दोनों भाइयों ने ज़िंदगी का हर काम एक साथ मिलकर किया है, तो वो शादी अकेले क्यों करें। इस पर दादा जान ने उससे कहा था, भला वो ज़रावर की शादी कहीं पर भी कैसे कर सकते हैं, वो तो किसी भी लड़की के लिए हाँ नहीं कर रहा। उनका इरादा था यमुना का रिश्ता मांगने का, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो यमुना को अपने दुल्हन बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर यमुना के इनकार के बाद उन्होंने ज़रावर से कभी इस सिलसिले में बात ही नहीं की थी। लेकिन फिर अचानक शनावा ने उनसे आकर यह कहा कि वो जरशे को पसंद करता है, और इस बात की तस्दीक अरसलान साहब ने यह कहकर कर दी थी कि उनके सामने एक बार जरशे का जिक्र भी कर चुका है, और ये हकीकत है कि वो जरशे को पसंद करता है। उनके निकाह वाली बात को उन्होंने भी छुपा लिया था, और दादा जान को भला क्या एतराज़ हो सकता था। जहाँ उनका पोता खुश रहे वो खुश थे। वो जानते थे उनका बड़ा बेटा फ़िलहाल उनके साथ ज़रावर की शादी के हक़ में नहीं, तब तक तो नहीं जब तक मुकर्रश के इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उन्हें अपने बड़े बेटा का ये फैसला सरासर गलत करार दिया था। वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को अपने इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आज ही अकबर जाफ़र के घर आकर जरशे का हाथ मांगा था। मामला बहुत जल्दी तय पा गए थे कि किसी को कोई एतराज़ न था, हर चेहरे पर बेहद खुशी थी, और अरसलान साहब अपने बेटे को ये खुशी देने के लिए बेचैन थे। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।